हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने साइंटिफिक परचेजिंग पर बात की थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू ले जाते हैं। उसी टॉपिक के साइंटिफिक परचेजिंग के आज प्रिंसिपल पर हम बात करेंगे। प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका डिटेल डिस्कशन आज की क्लास में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके प्रिंसिपल से। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ एक डायग्राम बना रहे हैं, हम अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ अभी हम बना रहे हैं। राइट एटीट्यूड, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इफेक्टिव एनालिसिस एंड शार्प इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहला उसके अंदर आता है राइट प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्राइस डिटर्मिनेशन, कम्युनिकेशन। देन उसके बाद आता है राइट क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। अब हम बात करते हैं राइट मटेरियल, स्टैंडर्डाइजेशन एंड वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से आते हैं, चलिए उन पर बात कर लेते हैं। इसके अंदर आते हैं, सबसे पहला आता है राइट ट्रांसपोर्टेशन, यानी राइट ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहला इसके अंदर ये आता है। सेकेंड आता है हमारा राइट प्राइस नेगोशिएशन, क्लियर है, ये दोनों आते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड की। थर्ड है हमारा राइट टाइम रीऑर्डर पॉइंट, लीड टाइम एनालिसिस। इसके अंदर क्या आता है उसकी बात कर लेते हैं। चलिए, इसके अंदर आता है, सबसे पहला आता है राइट कॉन्ट्रैक्ट। देन उसके बाद आता है यहाँ पर राइट कॉन्ट्रैक्ट के बाद लीगल एस्पेक्ट, जो हमारे कानूनी पहलू होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आता है राइट सोर्सेस, सप्लायर रेटिंग। देन उसके बाद आता है परचेज रिसर्च। क्लियर है, ये आते हैं हमारे थर्ड में। अब हमारा जो फोर्थ है वो है, फोर्थ हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, सिमिलर इंक से होगा इसलिए आपको पता चल जाएगा। फोर्थ है हमारा राइट क्वालिटी, EOQ। ठीक है, और इन्वेंट्री एनालिसिस। ये है हमारा फोर्थ। तो चलिए इनको हम ध्यान से समझ लेते हैं होते क्या है। देखिए, सबसे पहले जब आप प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक परचेजिंग पढ़ रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको समझने योग्य जो बात है वो ये है कि साइंटिफिक परचेजिंग होती क्या है। हालांकि हमने ये जो साइंटिफिक परचेजिंग है प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया, पर एक बार मैं आपको फिर से मीनिंग बताना चाहूंगी ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो सके। साइंटिफिक परचेजिंग यानी कि आप सही मात्रा में, सही समय पर, सही क्वालिटी और सही टाइम पर और सही सोर्स से आप क्या करो, मटेरियल मंगवाओ, या मटेरियल की आपको जितनी नीड है उतना आप मटेरियल परचेज करो। यहां पर कहा जा सकता है कि साइंटिफिक परचेजिंग is the technique of purchasing goods of right quality in the right quantity at the right price at the right time and from the right source. By adopting suitable purchasing methods
In the centralized or decentralized environment, the objective of the scientific purchasing can be successful achieved. हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक क्रय करने से आशय किसी निर्माणी संस्था की साज सज्जा, भरण पोषण एवं संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों, स्टोर्स, मशीनें, उपकरण और सेवाओं के प्राप्त करने से है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जब भी आप परचेजिंग कर रहे हो तो सीधी सी सिंपल सी बात है कि परचेजिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या ढूंढोगे, किसके बारे में रिसर्च करोगे, मार्केट के बारे में। यानी हमको ऐसे मार्केट में जाना है जहां पर किसी वस्तु का न्यूनतम मूल्य हो और उस मूल्य पर बेचने वाला विक्रेता का चयन करना है। हमको ऐसे मार्केट में जाना है जहां पर जो मटेरियल की कॉस्ट है, जो मटेरियल की प्राइस है वो कम हो और हमको ऐसे ही सेलर को क्या करना है, फाइंड करना है। जब हम मटेरियल को हमारी आवश्यकता अनुसार, जैसे अगर हमने राइट क्वांटिटी में खरीदा है, अच्छी क्वालिटी में खरीदा है, कम प्राइस में खरीदा है, हमने अगर कम प्राइस में खरीदा है जिससे हमारी क्या होगी, प्रोडक्ट कम कॉस्ट में बनेगा और कस्टमर्स को भी कम प्राइस देनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि अगर साइंटिफिक परचेजिंग आपकी सही है तो आप उस मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए रह सकते हो। तो चलिए, ये एक बेसिक एग्जाम्पल था। ये जो आपका चार्ट बनाया हुआ है, ये डायग्राम पूरा बेसिक था, इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे राइट ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, राइट प्राइस, राइट कॉन्ट्रैक्ट, राइट सोर्स, राइट टाइम, राइट क्वालिटी। इस तरह से ये सारी इसमें प्रिंसिपल का बेसिक आ गया है। तो चलिए अब जो हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, एग्जैक्ट जो हमारे प्रिंसिपल क्या कहते हैं उनकी बात करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला है हमारा राइट प्राइस। अब इसके ऊपर बात करते हैं, ये कहता क्या है, होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा सही मूल्य का सिद्धांत। सही मूल्य का सिद्धांत, ठीक है। तो चलिए, सही मूल्य का सिद्धांत। Every purchase manager is interested to spend less and purchase right quantity with greater ease and better results. Therefore, right price is a natural aim. The right price, however, doesn't always mean the lowest price. चलिए, के देखिए, every purchase manager is interested to spend less and purchase right quantity. सभी जो परचेज मैनेजर है यानी क्रय प्रबंधक है वो इसी चीज में इंटरेस्टेड है, उनका रुचि भी इसी चीज में होता है कि वो कम से कम अपना पैसा कम खर्च करे और वो राइट क्वांटिटी में क्या करे, अपनी जो मटेरियल है वो परचेज कर ले विथ ग्रेटर इजी एंड बेटर रिजल्ट। कम पूंजी खर्च करने पर भी आपको बेटर रिजल्ट मिले। हर एक जो आपका परचेज मैनेजर होता है वो यही चाहता है। Therefore, right price is the natural aim. क्लियर है यहाँ तक? The right price, however, doesn't always mean the lowest price. इसका मतलब ये नहीं है कि राइट प्राइस का मतलब आप हमेशा ही
लोअर प्राइस से काउंट करो। राइट प्राइस का मतलब होता है कि आप जितना बनता है उस मटेरियल का उतना ही देना है, जितना मार्केट में चल रहा है आपको उतना ही देना है, ठीक है। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो लोवेस्ट प्राइस हो। क्लियर है यहां तक? एक बार वापस से देख लेते हैं कि राइट प्राइस यानी सही मूल्य का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य प्रत्यक्ष रूप से वस्तु की कुल लागत को प्रभावित करता है। इस बात को आप भी मानते हो कि हम अगर मटेरियल को देखना, हम अगर मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, ठीक है, अगर हमने 100 रुपए में परचेस किया है किसी एक यूनिट के लिए, तो सीधी सी बात है उस यूनिट का जो प्राइस होगा वो अप्रोक्स मान लेते हैं हम 150, 100 का मटेरियल या ठीक है 10 रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस का जो भी प्रोसेस है उसके लिए 10 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन और 30 रुपए उसने अपने प्रॉफिट के निकाल लिए, या फिर इस तरह से कुछ खर्चे ऐड कर दो। इसकी जगह पर अगर 90 रुपीज यूनिट होता और 10 रुपए और 30 रुपए यानी 140 पर ये पूरा आपको क्या पड़ता यूनिट, यानी कस्टमर को हम कितने में देते ये 140 में। तो आपकी जो मटेरियल की परचेज करने की जो प्राइस है, मटेरियल जिस प्राइस पर आप परचेज करते हो वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करती है, वो डायरेक्टली हमारे कस्टमर को अफेक्ट करती है। कस्टमर जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट खरीदता है उसको अफेक्ट करती है। क्लियर है यहाँ पर? फिर सेकेंड है, यदि मूल्य उचित पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। यानी कि अगर हमने देखिए हमारा प्रोडक्शन ये जो कितने में बना है 150 में, ठीक है 150 में, यहां पर हमने अगर हमारी मटेरियल की जो प्राइस है वो कम में खरीदा है तो 140 पर हुआ। इन शॉर्ट हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इससे अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो भी इससे क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। क्लियर है यहां तक? फिर है कि वस्तु की प्रतिस्पर्धी बाजार स्थिति को धक्का लग सकता है और फर्म के अनेक लाभ कम हो सकते हैं। आप चाहते हो कि हम 100 रुपए में खरीद कर भी हम क्या करें, कस्टमर को 140 पर ही अपना मटेरियल बेचे, अपना प्रोडक्ट बेचे, क्योंकि अगर हमने 140 पर नहीं बेचा इनको तो ये हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनसे ये प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो इसकी जगह पर अगर हम 140 पर बेचते हैं तो हमको हमारा ये जो प्रॉफिट है 30 रुपए ये इसको 20 करना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि एक फर्म को अपने लाभ कम करने पड़ सकते हैं। सही मूल्य निश्चित करना बहुत कठिन कार्य है। मूल्य विक्रेताओं के चयन निर्णय का भी आधार होता है। इसमें परिवहन लागतें भी सम्मिलित होती है। इसमें मैंने अभी बोला ना ट्रांसपोर्टेशन का, ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ये WIP का कॉस्ट। क्लियर है? वो सारी चीजें शामिल होती है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि लागत विश्लेषण के आधार पर सामग्री का सही क्रय मूल्य मालूम करना चाहिए। सही क्रय मूल्य क्रेता के अनुबंध की चातुर्यता, एक बायर की स्किल्स और मार्केट की जो कॉम्पिटिटिव जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, और उसकी नीड और उसके सप्लायर के साथ रिलेशन, इन सब पर आपका प्राइस इफेक्ट करता है। क्लियर है? इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब तक आपका राइट प्राइस डिसाइड नहीं होगा, आप किस तरह से प्राइस, कौन सी राइट प्राइस पर आप खरीदते हो मार्केट में, ठीक है। यहां पर हम राइट प्राइस किसके लिए बोल रहे हैं, एक कंपनी के लिए, ठीक है। ये मटेरियल जो हमने खरीदा है ना, मटेरियल की राइट प्राइस बोल रहे हैं, प्रोडक्ट की नहीं, मटेरियल की, ठीक है। तो अगर हमने मटेरियल राइट प्राइस पर खरीदा है तो हम प्रोडक्ट को कम कॉस्ट के साथ मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट करके बेच सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट हमारा। सेकेंड है हमारा राइट क्वालिटी। राइट क्वालिटी यानी सही गुणवत्ता, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ये कहता है राइट क्वालिटी इज अवेलेबल, मेजरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल एंड कैन सेटिस्फाई द हेड ऑफ द परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। राइट क्वालिटी
quality is available measurable and understandable and can satisfied the head of the purchasing organization. इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन विद द सैंपल्स कैसे कर सकते हैं? राइट क्वालिटीज का, क्वालिटी को चेक कैसे करेंगे? इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ सैंपल्स एंड ब्लूप्रिंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, या फिर इससे भी अच्छा कोई आपके पास कोई तरीका हो अगर, तो आप वो यूज कर सकते हैं. द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन आर यूजुअली contained in the order place and the supplier must conform to such a specification. Order should be not completed in any request, incomplete in any request. यानी हम कह सकते हैं कि सही किस्म का सिद्धांत गुणवत्ता, या यहाँ पर हम लिख सकते हैं किस्म, ठीक है. सही किस्म का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि क्रय की जाने वाली सामग्री यदि उद्देश्य के अनुरूप है तो उसका मूल्य कम अथवा सही मात्रा में सही स्थान और समय पर सुपुर्दगी भी निरर्थक रहेगी. यानी उद्देश्य के अनुरूप उसकी क्वालिटी नहीं है. हमने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया था, हमने ये पहले से डिसाइड किया था कि हमारा जो पैरामीटर होगा वो क्वालिटी का 10 होगा, पर अगर हमको 10 पैरामीटर के अंतर्गत जो क्वालिटी आती है वो अगर हमको नहीं मिल रही है, तो हमारा राइट टाइम पर उस रॉ मटेरियल को पहुंचाना, या फिर हमारे पास राइट समय, राइट क्वांटिटी में, या फिर राइट सोर्स से आना, सब कुछ बेकार हो जाएगा. जब क्वालिटी नहीं है तो आप उस रॉ मटेरियल को खरीद कर परचेस करके क्या करोगे? सही किस्म का आशय ठीक किस्म से होना, यानी हमने जैसा हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग आ जाता है तो वो हमारे लिए क्या होगा? राइट क्वालिटी. क्लियर है? यहाँ पर ये है हमारा राइट क्वालिटी का सिद्धांत. थर्ड की बात करते हैं हम. थर्ड है हमारा राइट टाइम. सही समय. ये क्या कहता है कि as quality and time of supply go hand in hand, the time at which the material purchase is to be provided to the user department is important and should be cotentially looked after. Here the lead time determination and its analysis in proper perspective are the important. Lead time is the total elapsed between the recognition of need and arrival of items order. यहाँ सिंपल सी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा जो डिलीवरी का टाइम है, ये कह सकते हैं कि सही सुपुर्दगी का सिद्धांत ये कहता है कि सही समय और सही स्थान पर सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उत्पादन की क्रियाएं निरंतर चलती रहे. राइट टाइम पर एंड राइट प्लेस पर अगर हमारा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होता है तो हमारी क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी हमने सही सोर्स से खरीदा हो, फिर भी वो कोई मैटर नहीं करता है. एक एग्जाम्पल देती हूँ. मुझे 1 जनवरी 2021 को रॉ मटेरियल में 1000 यूनिट एक्स से परचेस करनी थी.
मैंने x को ऑर्डर दे दिया, ठीक है। अब x की तरफ से जो सप्लाई आनी थी वो मुझे कब तक चाहिए थी यूनिट्स, मुझे 1 जनवरी 2021 को चाहिए थी, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन का काम रुका हुआ था, वो करवाना था। एक्स लिमिटेड ने कब दी वो डिलीवरी, 1 फ़रवरी को, ठीक है। जबकि मेरा जो ऑर्डर था, ठीक है, वो 15 जैन को मुझे कंप्लीट करके कस्टमर तक पहुंचाना था। 1 जैन को मेरे पास आना था, 15 दिन में मैं उसको प्रोड्यूस करती, उसके बाद 15 तारीख को मुझे कहाँ देना था, कस्टमर तक, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में। अब यहाँ पर एक्स भाई साहब ने क्या किया, एक्स ने मुझे 1 फ़रवरी को वो सामान रॉ मटेरियल भेजा। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर क्या उसने क्वालिटी बहुत अच्छी भेजी, उसका सोर्स एक्स लिमिटेड बहुत अच्छा है, उसने क्वांटिटी भी जितनी मैंने मंगवाई थी उतनी भेजी है, पर क्या अब वो मेरे काम आ पाएगा, नहीं, क्योंकि मुझे कब चाहिए था, 1 तारीख को, कौन से महीने की, जैन को, पर इसने भेजा कब, फ़रवरी को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राइट टाइम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, समय जो है वो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअस फ्लो होता है, इसलिए आपको जब डिलीवरी देनी है उसी टाइम देनी होगी, अदरवाइज आपका जो सप्लाई का जो चेन है वो खराब हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद फिर 4th आता है आपका राइट सोर्स। राइट सोर्स यानी सही स्रोत, ये क्या कहता है, इस पर बात करते हैं। चलिए, राइट सोर्स इज अ डिपेंडेबल एंड कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द ऑर्डर मटेरियल ऑफ यूनिफॉर्म क्वालिटीज। चलिए, राइट सोर्स इज डिपेंडेबल and capable of supplying the ordered material of uniform quality. The buyer is required to decide which item should be directly obtained from the manufacturer, source selection and source development and vendor supply. क्या क्या करना है उसको, सोर्स सिलेक्शन, किस सोर्स से हम अपना मटेरियल मंगवाएंगे वो सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद कहाँ से वो मटेरियल आया है, डेवलप कहाँ से हुआ है वो देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सप्लायर कौन है, वेंडर कौन है आपका, ठीक है, वेंडर की रेटिंग कैसी है, कैसा है वेंडर, उसकी सप्लाई टाइम टू टाइम है या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कह सकते हैं कि सही स्रोत का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सही सप्लाई से, अगर आपका सप्लायर सही है तो उसी से हमको क्या करना चाहिए, मटेरियल करना चाहिए, परचेज करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सके। सही सप्लायर का सेलेक्ट करना, उसकी कैपेसिटी देखना, उसका रेटिंग देखना और उसकी सप्लाई की कंडीशन को, वो सप्लाई की कंडीशन क्या रखता है, सप्लाई की कंडीशन क्या रखता है वो भी आपको देखनी है कि उसकी सप्लाई की कंडीशन क्या है, रेटिंग क्या है उस सप्लायर की, वो सारी चीजें देखते हो, और कैपेसिटी ऑल्सो, ठीक है, वो एक समय में कितनी मटेरियल, कितनी यूनिट्स को भेज सकता है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट जो प्रिंसिपल है उसकी। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा राइट क्वांटिटी, सही मात्रा। ये क्या कहता है उस पर बात करते हैं। चलिए, ये कहता है कि दिस इज द एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ परचेजिंग, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है फिक्स्ड पीरियड एंड फिक्स्ड क्वांटिटी सिस्टम। सबसे पहला
सेकेंड है आपका फिक्स पीरियड, थर्ड है आपका फिक्स क्वांटिटी, क्वांटिटी सिस्टम, quantity system are a few of the concepts which serve as a guideline to a purchase manager in this regard. यानी यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर हमने सही मात्रा का सिद्धांत यह बतलाता है कि गलत मात्रा में क्रय करने से फर्म को हानि हो सकती है। जस्ट एग्जांपल लेना कि आवश्यकता से हमको नीड है, एग्जाम्पल है हमको नीड कितनी है मटेरियल की 100 यूनिट की, 1000 यूनिट की, पर हमने मंगवाई 700। ठीक है, तो अगर हमने 700 मंगवाई है इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा जब 700 खत्म हो जाएगी तो। ठीक है, तो इसलिए सही मात्रा में लाकर हम उस हानि से बच सकते हैं। इसके विपरीत आवश्यकता से अधिक अगर हम लाते हैं, हमको 1000 चाहिए थी पर हमने क्या किया 1500 मंगवा दी, यानी हमारा जो 500 यूनिट का जो पैसा है वो फंस गया है। अब जब वो 500 यूनिट बनेगी, जब वो 500 यूनिट एक्स्ट्रा में बिकेगी, तब जाकर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमको मिलेगा। यानी कि हम अगर कम भी खरीदते हैं तो भी फर्म को हानि होती है, और अगर हम ज्यादा खरीदते हैं तो हमारी जो कैपिटल जो हमने इन्वेस्ट की है वो रुक जाती है, वो पैसा हमारा ठप हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम जब भी परचेजिंग कर रहे हैं तो हमको राइट क्वांटिटी में क्या करना है, परचेज करना है। जितना आपको जरूरत है, जितना आपको नीड है, उतनी ही आप क्या करोगे, मटेरियल आप परचेज करोगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके पांचों प्रिंसिपल्स खत्म होते हैं। देखिए आज हमने डिस्कस किया है सबसे पहला प्रिंसिपल राइट प्राइस, सही मूल्य होना चाहिए, फिर सही गुणवत्ता यानी राइट क्वालिटी, फिर उसके बाद है आपका राइट टाइम होना चाहिए, देन उसके बाद राइट सोर्स, एंड लास्ट वन इज राइट क्वांटिटी, सही मात्रा में। तो इस तरह से ये आपका साइंटिफिक परचेजिंग के ये पांचों प्रिंसिपल्स है। जब भी आप परचेजिंग कर रहे हो तो इन 5 प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए आपको परचेजिंग करनी है। तो आपका जो साइंटिफिक परचेजिंग का जो टॉपिक था वो यही खत्म होता है। आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर हम जरूर आएंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।